प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर सुलाई साहब, ये फरमाइएगा कि इस बजट को आप क्या रेट करते हैं और क्या आम आदमी को इसका कोई फायदा है या फिर आम आदमी की जिंदगी मजीद अजाब का शिकार हो जाएगी इसके बाद? देखिए जौहरी साहब, पहली बात तो यह है कि बजट ना आम आदमी के लिए होता है ना खास आदमी के लिए होता है। बजट आपका मैयर है कि आपकी अखराजात कितने और अखराजात के लिए आमदनी कहाँ से पूरी करनी है। IMF हो या ना हो, हर कोई आपको यही कहेगा घर का बजट है या मुल्क का बजट है कि या आप अपने अखराजात को रिव्यू कर लें, अखराजात कम कर लें, या आप उसके लिए अपनी आमदनी बढ़ा लें अगर आप अपने अखराजात कम नहीं कर सकते, ताकि आपका एक बैलेंस जो है वो रहे। और हर हुकूमत जो है वो कोशिश करती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा लेके आए जो जून के महीने में कि अगला जो माली साल है वो एक बैलेंस लगे कि हमारी आमदनी और अखराजात पूरे हो जाएंगे। अब ये जो आज बजट पे पेश हुआ, और मैं स्पीच की बात कर रहा हूँ क्योंकि नंबर तो बहुत ज़्यादा भी एनालाइज नहीं हो सके, कम से कम मुझे ये नंबर्स के हिसाब से रियलिस्टिक लगा। आपको याद होगा जो पिछला बजट था अभी वो पेश हुआ था कि उसके ऊपर एतराज़ात और चैलेंजेस आ गए थे कि जी आपने आमदनी बढ़ाने के लिए प्रोविंशियल सरप्लस जो है उसकी पक डाल दी, या आपने प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड जो है वो बड़ी अनरियलिस्टिक दे दी, और उसकी वजह से जो हुकूमत थी उसको फाइनल फाइनेंस बिल पे वोटिंग से पहले अपने नंबर चेंज करने पड़े। इसमें कम से कम इतने रियलिस्टिक जरूर हैं कि आपके पास प्रोविंशियल सरप्लस जो पहला बजट है पिछले 10-15 सालों में जिसमें प्रोविंशियल सरप्लस एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखाया गया क्योंकि सूबे सरप्लस नहीं देते हैं। इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन का सिर्फ 30 बिलियन रुपए रखे हैं जो कि काफ़ी रियलिस्टिक फिगर है। अगर एक डील क्लोज हो जाती है, ये सैकड़ों में अरब रुपए इसमें नहीं रखा गया। ये तो इसकी पहली बात होगी। दूसरी बात जो है वो ये बजट किस तनाजर में बनाया गया है। ये IMF का जो स्टाफ मिशन था वो बहुत क्लियर इंडिकेशन दे के गया था कि जुलाई में अगले प्रोग्राम की निगोशिएशन शुरू करेंगे, जिसका वाज़ेह मतलब था कि जी आप अपना बजट पेश करें, उसको अप्रूव करवाएं, ताकि आपकी जो संजीदगी है पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में उसका अंदाज़ा हो सके, और अगर आप वाकई संजीदा हैं तो फिर आएंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे। उस पर कल भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया तो काफ़ी खुल के असर्टिव उन्होंने बात की। आज भी इसमें कुछ जो थे मैयर वो उस तरीके के लिए गए हैं जिससे पता चलता है कि शायद रिफॉर्म्स जो है वो आ रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पेंशन रिफॉर्म की जो बात है कि पेंशन इस दफ़ा 1 ट्रिलियन रुपए की पेंशन है, तो अब कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन के बगैर गोइंग फॉरवर्ड गुजारा नहीं है। बिस्प में कुछ इंक्रीज हुई है, जो कैपिटल गेन टैक्स है रियल स्टेट पे या सिक्योरिटीज पे, उसमें कुछ जो है रोपिंग करने की कोशिश की गई नॉन फाइलर को। कार जो है उसकी वैल्यू पे आगे, बजाय इसके कि आप इंजन कैपेसिटी पे चले जाए, वो सस्ती हो या महंगी हो वो एक ही रेट चले। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ डाउन साइज चीज़ें भी हैं। वो ये हैं कि बदकिस्मती से जिस पे हम और आप भी अपने प्रोग्राम्स पे बार बार बात करते रहे कि जी इनकम ऑन एग्रीकल्चर जो है वो उस पर टैक्स आएगा, रिटेलर और ट्रेडर पे टैक्स आएगा, रियल एस्टेट पे टैक्स आएगा, वो उस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट होता नजर नहीं आ रहा। इनकम ऑन एग्रीकल्चर जो है ये इनकम है, मैं एग्रीकल्चर टैक्स की बात नहीं कर रहा। अगर मेरे प्रॉफिट एग्रीकल्चर से 6 लाख से ऊपर है तो मैं किसी भी सूबे में हूँ उस पर इनकम टैक्स लगना चाहिए, बजाय इसके कि उसके सूबाई वफाकी का कंफ्यूजन जो है हम उसमें डाले रखे, बड़े अरसे से डाला हुआ है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल और हाइब्रिड गाड़ियां हैं उससे छूट वापस लेना अभी मुनासिब नहीं था। हाँ, अगर कोई उस पर मर्सिडीज इंपोर्ट कर रहा है, कोई BMW कर रहा है तो वैल्यू के मुताबिक रजिस्ट्रेशन पे उस पर टैक्स लगा ले, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप सिरे से ही EV और हाइब्रिड को डिस्करेज करें। और जो मेरा वेरी फाइनल पॉइंट इस राउंड में वो है जो पर्सनल इनकम टैक्स की स्लैब है। एक तरफ तो हमने मिनिमम सैलरी जो है वो 32,000 से बढ़ा के 37,000 कर दी, जो हम समझते हैं कि एक मिनिमम बेसिक तनख्वाह है, और अगर उसमें 13,000 और डलते हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ जाता है, और वो भी 5%। तो ये जो स्लैब थी, मेरा ख्याल है कि गोइंग फॉरवर्ड राना साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि इस स्लैब को थोड़ा ऊपर लेके आइए। ये जो एग्जम्पशन है राना साहब, वैसे ये एक रुकिएगा डॉक्टर साहब मैं आऊँगा आपकी तरफ। राना साहब, ये वाकई जो टैक्सेस बढ़ा दिए आपने और उसकी स्लैब जो है वो आपने चेंज कर दी, जिससे मेरा ख्याल है आम आदमी अगर उसकी थोड़ी सी भी इनकम है, सिर्फ रोटी कमा सकता है, वो भी टैक्स नेट में आ गए। देखिए जावेद साहब, ये जो सैलरी क्लास है ना, इसके ऊपर जो बोझ वो प्रपोज कर रहे थे
वो 45% की स्लैब्स प्रपोज कर रहे थे, IMF 45% इनकम टैक्स, फिर उसका जो हुजम था वो इतना बड़ा था, आप यकीन करें उसको निगोशिएट करके हम उसके हुजम को हमने इतना किया है। और ये जो 50,000 है वो तो फ्री है, 50,000 से ऊपर जो है वो 5% टैक्स किया है, 2.5 से, यानी कि इसका मैं आपको मिसाल दे देता हूं। 6 लाख अगर इनकम होगी तो बंदा फंस गया। नहीं, 6 लाख इनकम होगी तो कोई टैक्स नहीं है, और अगर 6 लाख से ऊपर इनकम है, 6 से 12 लाख की इनकम है, तो 1,250 रुपए पहले टैक्स था, अब उसको 2,500 रुपए कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से देखें, ये इसकी वजह है कि हमने जो खान साहब का दौर था उस वक्त जो IMF के साथ एक कह लें कि इत्मीनान टूटा, तो अब जब हम उनको कहते हैं कि हम टैक्स बेस बढ़ाएंगे या एवेजन को कम करेंगे तो वो यकीन नहीं करते, तो हमें ये पॉलिसी मेजर्स लेने पड़े। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आखिरी दफा हमें पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे, फिर हमें ये टैक्स, सेल टैक्स बढ़ाना नहीं पड़ेगा या लगाना नहीं पड़ेगा किसी चीज के ऊपर या सैलरी क्लास के ऊपर, फिर हम टैक्स कलेक्शन से ही अपने जो है वो टारगेट पूरे कर लेंगे। तो बिल्कुल हम उस तरफ जा रहे हैं। देखें, ये जो बजट है इसके अंदर सारी इनकम्स, अब एक्सपोर्टर थे वो अशराफिया है। अब देखिए सर, जो टैक्स कलेक्शन है ना, आप ये देखते हैं कि जो शख्स टैक्स दे रहा है ना उसको मजीद निचोड़ लें, क्योंकि वो आपको मान रहा है, वो आपको ऑनर कर रहा है, उसको रगड़ा लगाते रहते हैं। जो नहीं दे रहा, आपने आज तक मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं ना। मिसाल ये है कि पहले ट्रेंड था कि आप सेल टैक्स को 1% बढ़ा दें, पहले 16 से ये कहानी है, बल्कि 12 से शुरू हुई, बढ़ बढ़ के अब ये 18-19 पे, तो हमने वो नहीं किया इस दफा। तो ये आउट ऑफ ट्रेडिशन ये टैक्स है कि हमने सेल टैक्स को 1% नहीं बढ़ाया, उस रस्ते पे नहीं गए, हमने अशराफिया को पकड़ा, एक्सपोर्टर्स को पकड़ा, हमने कहा आपकी इनकम और जो डोमेस्टिक वाले की इनकम है वो बराबर है, उस पर बराबर का टैक्स लगेगा, हमने ये किया। देखिए, हमने प्रोटेक्ट किया सैलरी क्लास को, जितना ज्यादा कर सकते थे किया, उन पे बोझ थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन इतना है कि बर्दाश्त हो जाए। देखिए, उसके अलावा जो आप तो पहले भी ज्यादा पहले ज्यादा है। देखिए, जो कह रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आखिरी दफा को व्हाइट रख रहा है, क्योंकि वो ब्लैक ऑप्शंस नहीं इस्तेमाल कर रहा, आप उसको निचोड़ते चले जावेद साहब, हम उम्मीद कर रहे हैं ये आखिरी दफा ये जो है सैलरी क्लास के ऊपर ये जो थोड़ा बहुत ट्वीकिंग हुई है ये हुई है, अगले साल नहीं होगी। जहां तक बात है जो टैक्स नेट में नहीं है, वो तो हम डिजिटलाइजेशन कर ही रहे हैं। हमने वो मैकेंजी इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को हायर किया है, वो बिल मेलिंडा गेट्स की फाउंडेशन उसको फाइनेंस कर रही है, पूरी FBR डिजिटलाइजेशन में जा रही है, ट्रैक एंड ट्रेस को हम सीधा करने जा रहे हैं, अखबार ट्रांजिट को सीधा करने जा रहे हैं। ये इवेजन वाले देख रहे हैं। डॉक्टर जरका साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो आप आज किस किस्म का बजट जिस पे लोग कहते हैं वेल डन, कमाल कर दिया आपने। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर जरका साहबा, ये फरमाइएगा कि अगर आज आपकी गवर्नमेंट होती और IMF इसी तरह यहां पे बैठा होता और वो अपनी डायरेक्शंस दे रहा होता, तो आप किस किस्म का बजट बना लेते? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बात यह है कि IMF एक बॉडी है, उसके साथ निगोशिएशन करनी होती है। पाकिस्तान के पास इतना बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज का, अगर ये जाके उनसे